हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम महाजन पद देख चुके थे जिसमें हमने 16 महाजन पद देखे थे, यानी कि उस टाइम के 16 स्टेट्स या आप 16 देश कह सकते हो जो इंडिया में थे, या 16 स्टेट्स जो थे वो हम देख चुके थे। और उसके आगे हम बात करें उससे पहले एक यहाँ पे विदेशी जो आक्रमणकारी है वो आता है यहाँ पे, उसका नाम है अलेक्जेंडर। तो आज हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर के बारे में कि ये कहाँ से आया था, क्या था, कैसे इसने क्या क्या युद्ध लड़े यहाँ पे इंडिया में आकर, क्या क्या चीज़ें रही इससे इससे हम देखते हैं। जो इसका फेमस युद्ध था वो भी देखेंगे। तो अलेक्जेंडर यहाँ पे आता है। अलेक्जेंडर एक्चुअल में होता है क्या, तो अलेक्जेंडर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको सारी दुनिया जानती है, सिकंदर के नाम से। आप सभी भी जानते होंगे सिकंदर के नाम से। तो सिकंदर का नाम ही अलेक्जेंडर था। इनके जो पिता थे इनका नाम था फिलिप। पिता का नाम फिलिप था। और ये कहाँ का राजा था? ये फिलिप जो था ये यूनान के मैसेडोनिया नामक एक जगह है वहाँ का राजा था। मैसेडोनिया, या कई किताबों में आपको मकदूनिया भी मिलेगा। तो मकदूनिया का राजा था, राजा फिलिप। तो बचपन से ही फिलिप ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है नॉर्मल सा जैसे राजा होते हैं वैसे थे, पर सिकंदर जो था वो बहुत ही एम्बिशियस था। वो चाहता था कि भाई मेरा नाम हो या मैं पूरे विश्व को जीतूं, ऐसा उसका मानना था या ऐसा उसका सपना था। इसी टाइम पे सिकंदर के पिता की मृत्यु हो जाती है, जो कि है फिलिप। फिलिप की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर राजा बनता है। तो सिकंदर राजा बनता है तो सिकंदर का यहाँ पे एक गुरु बन आता है। तो उस गुरु का नाम है अरस्तु, या आप कह सकते हैं एरिस्टोटल। यहाँ पे एक छोटी सी बात हम देखेंगे कि क्या रहती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सोक्रेटिस या सुकरात। सुकरात गुरु होते हैं प्लेटो के, और प्लेटो गुरु होते हैं अरस्तु के, और अरस्तु गुरु है सिकंदर का। मतलब कि ये एक लाइन चलती है, गुरु शिष्य परंपरा या टीचर जो जब सुकरात है उसने प्लेटो को सिखाया, प्लेटो ने अरस्तु को सिखाया, और अरस्तु ने किसको सिखाया? सिकंदर ने। अरस्तु को बहुत मानता था। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे राजा महाराजाओं के गुरु होते थे, राजपुरोहित टाइप से होते थे, ये वहाँ पे यूनान के जो था ये वहाँ पे रहता था। इसने जो सिकंदर है इसकी बात करें तो इसने 330 बीसी में ईरान का जो राजा था, ईरान के राजा दारा, जिसको कि डारियस भी कई जगह बोला गया है, डारियस भी कई किताबों में दारा सेकंड, इसको हराया। 330 बीसी में इसने ईरान के राजा डारियस को हराया। उसके बाद यहाँ पे ये फिर इंडिया की साइड मुड़ता है ईरान से, और इंडिया में आने की कोशिश करता है। और 326 बीसी में तक्षशिला का जो राजा है, तक्षशिला का राजा जिसका नाम है आम्भी, ये इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है सिकंदर की, कि बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये सिकंदर से बिना लड़े ही सिकंदर की पावर से डर जाता है, या इसको लगता है कि सिकंदर जो भी है वो बहुत सही रहेगा, तो इसलिए ये इसके साथ मिल जाता है, सिकंदर के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे ये सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। 326 बीसी में ही मार्च का जो महीना होता है, मार्च महीने में ये सिकंदर जो है वो तक्षशिला आता है। सिकंदर तक्षशिला आता है तो कि यहाँ की जो इसने स्वीकार, जब अधीनता ही स्वीकार कर लिए अंडर में ही है, तो वो देखने आता है कि भाई कैसा है, क्या क्या चीज़ें पहुँचता है। तो ये मार्च के महीने में सिकंदर जो है वो तक्षशिला पहुँचता है। यहाँ पे जब तक्षशिला से आप देखेंगे तो तक्षशिला से कुछ 4-5 मील दूर यहाँ पे सिकंदर रुका हुआ होता है तक्षशिला से। और आम्बी जो है, ये जो आम्बी है ये इससे मिलने आता है। तो ये अपनी सेना सुना लेके आता है, पूरी एकदम राज ठाट बाट के साथ आता है। तो सिकंदर को लगता है कि यार ये तो मेरे साथ धोखा कर दिया है इसने। धोखा करता नहीं है, पर ये सिकंदर को ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे साथ धोखा कर दिया, ये तो मेरे से लड़ने आ रहा है और मैं तो बिना तैयारी के ही यहाँ पे आ गया। तो ये भी तैयारी शुरू कर देता है लड़ाई की, कि सिकंदर भी कि भी सैनिकों तैयार हो जाओ, ऐसे ऑर्डर दे देता है कि कभी भी हमला हो सकता है। आम्बी को जब पता लगता है तो वो उससे ही कुछ दूर डेरा डाल के बैठ जाता है। और उसके बाद जो ये करता है कि खुद और कुछ इसके जो विश्वास पत्र जो सेना नायक होते हैं आम्बी के,
वो लेके इसके सिकंदर से मिलने जाता है और कहता है कि साहब मैं तो ये आपके लिए लेके आया था, ये तो आपकी ही सेना है, और इस तरीके से कह के ये इसमें बात कर देता है। तो इसके बाद जो हम बात देखते हैं कि यार ये जब यहाँ पे अम्बी इससे मिलने चला गया, तो उसके बाद जो है इसने क्या किया कि इसने सारी जगह पे दूध भेज दिए कि भाई जाओ और कह दो कि भाई सिकंदर आया है, आप उसकी अधीनता स्वीकार करो या लड़ाई करो। दो काम आप कर सकते हो कि या तो आप उसको अधीनता स्वीकार करो या उसके अंडर में आओ मतलब कि उसको टैक्स दो, या फिर आप कुछ भी करके लड़ाई करो, या आप मारे जाओगे या आप हार जाओगे, जो भी देखा जाएगा लड़ाई में वो हम इसको देखेंगे। तो वो हम इसको देखते हैं कि यार ये क्या बात बनता है, क्या करता है। तो इसने जब दूत भेजे तो सभी लोग इसको मान रहे थे कि यार ठीक है ये सिकंदर है, आम्बी का जो तक्षशिला का जो राजा है आम्बी, वो भी इसको मान चुका है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ बात है इस बंदे में। तो वो भी धीरे धीरे इसकी बातें मानने शुरू कर देते हैं कि ठीक है हम आपके अंडर में आते हैं और हम आपको क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आता है राजा पोरस। तो दूत कहते हैं कि साहब या तो आप सिकंदर से मिलो और उनको टैक्स दो, या फिर आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा पोरस कहता है कि ठीक है मैं सिकंदर से मिलने को तैयार हूँ, मैं सिकंदर से मिलने को तैयार हूँ, परंतु रणभूमि में, यानी कि आप देखें कि ये कहता है कि ठीक है मैं मिलूँगा सिकंदर से, पर रणभूमि में मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं ऐसे अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, लड़ के मर जाऊँगा, पर मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा। लड़ने के बाद जो भी ऑप्शन बनेगा या जो भी मैं जीतता हूँ वो जीतता है, जो भी उसके बाद की होगी वो चीज़ है। तो सिकंदर से मिलने को तैयार, परंतु रणभूमि में कि भी सिकंदर को कह दो कि आप तैयारी कर लो। इस चीज़ के बाद की भी ये राजा पोरस ने आपको ऐसा कह दिया कि साहब देखिए, दूध जाते हैं सिकंदर के पास और कहते हैं साहब राजा पोरस ने तो ये सूचना भिजवाई है कि भी हाँ ठीक है आप लड़ाई की तैयारी करो। तो ये जहाँ पे सारे लोग मान रहे थे, तो ये सोच रहा था कि यार यहीं से मैं वापस यूनान को चला जाऊँगा। तो ये कहता है कि नहीं यार पोरस से तो अब तो लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत का सवाल हो गया अब तो, कभी मैंने सबको भेज दिया है। तो ये जो है सिकंदर, और सिकंदर के साथ कौन मिला हुआ था, आम्बी, जो तक्षशिला का राजा था सिकंदर, आम्बी के साथ झेलम नदी जो है, झेलम नदी के तट पर आ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है, युद्ध की तैयारियां शुरू कर देता है। तो इसको झेलम नदी के पास आना पड़ा, किसको, सिकंदर को आम्बी के साथ झेलम नदी के तट पर आना पड़ा, नहीं तो ये यहीं से वापस चला जाता। पर पोरस ने कहा कि नहीं यार मैं तो लड़के ही बात मानूंगा, ऐसे बात नहीं मानता, तो मेरे को तो लड़ाई करनी ही है। तो यहाँ पे अब राजा पोरस और सिकंदर जो है उसके बीच में लड़ाई होती है, जिसको कि हम जानते हैं झेलम। उस टाइम पे इसका नाम क्या था, वितस्ता। झेलम नदी थी तो इस टाइम पे इसका नाम क्या था, वितस्ता, झेलम का युद्ध। यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने कहा इसे, इसे हाइडेस्पीस का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। और हमने क्या कहा, जो इंडियन लेखक है उन्होंने कहा झेलम का युद्ध। यहाँ पे झेलम का युद्ध का मतलब है कि क्या हुआ और ये कब हुआ, 326 बीसी में, क्योंकि ये इंडिया में आया था सिकंदर इसी टाइम पे, तो ये पोरस था यहाँ पे। तो अब देखिए झेलम में यहाँ पे कुछ बातें आती हैं कि ये किस किस के बीच हुआ, ये हम देख चुके हैं कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि झेलम का युद्ध हुआ था राजा सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। तो यहाँ पे अब देखिए कि युद्ध की बातें होती है कि एक तरफ सिकंदर था, तो यहाँ पे जो यूनानी लेखक हैं, एक यूनानी लेखक एरियन, वो कहता है कि यार पोरस के पास जो पोरस की सेना थी, पोरस की सेना, उसमें क्या था कि उसमें वो कहता है कि 30,000 पदाती सैनिक थे। पदाती सैनिक मतलब कि पैदल चलने वाले जो सैनिक थे वो 30,000 के करीब थे। 4,000 अश्वारोही थे, अश्वारोही मतलब कि घोड़े पे बैठ के जो लड़ते थे वो 4,000 के करीब थे, और 300 रथ थे, रथों पे बैठ के लड़ने वाले जो है वो 300 थे, और 200 हाथी,
ये सारी चीज़ें पोरस के पास थी, मतलब कि इतनी बड़ी सेना थी, जबकि सिकंदर की सेना और आम्बी की सेना मिलकर भी इसके सेना के सामने कुछ नहीं थी। पर युद्ध जो है वो कभी भी सेना से नहीं लड़े जाते, कूटनीति से लड़े जाते हैं, चतुराई से लड़े जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी चतुराई का इंट्रो कराएगा इसमें, वो ही यहाँ पे विनर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्च का महीना था, और मार्च के महीने में जो हिमालय से बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलने से झेलम में बाढ़ आई हुई थी। झेलम नदी जो है उसमें, झेलम नदी में बाढ़ आई हुई थी कि तो ये आगे नहीं बढ़ सकते थे। आप देखिए, देख लीजिए, थोड़ा सा मैप यहाँ पे बना देता हूँ कि ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये तक्षशिला आ जाता है, और इसके आसपास ही ये यहाँ पे ही सिकंदर की सेना इकट्ठी हो जाती है झेलम की ओर। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे राजा पोरस की सेना आ जाती है। तो मतलब कि इन दोनों को लड़ने के लिए यहाँ पे ये जो नदी है ये पार करनी पड़ेगी। तो ये नदी पार कब करेंगे? जब नदी में बाढ़ नहीं होगी। बाढ़ में तो कोई भी बह सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये देखनी पड़ेगी कि बाढ़ तो नहीं आई, पर यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी। तो यहाँ पे क्योंकि मार्च में बर्फ़ पिघलती है हिमालय से, तो ये सारा पानी इधर समुद्र में जा रहा था, तो यहाँ पे नदी में बाढ़ आई हुई थी। तो पोरस भी आमने यहाँ पे आ गया और सिकंदर भी यहाँ पे आ गया। अब दोनों हैं आमने सामने, लड़ाई पर लड़ाई हो नहीं रही क्योंकि बाढ़ आई हुई है। तो ये जो टाइम था, ये मौका जो था, ये सिकंदर को बहुत अच्छा मिला। इसने यहाँ के जो, क्योंकि यहाँ का एरिया ये जानता नहीं था, तो इसने ये जो टाइम मिला इसको, इसने यहाँ के एरिया को जानने के लिए देखा कि यार कहाँ कहाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, और उसके बाद कि हम कैसे लड़ाई करके या कैसे अटैक करके हम जीत सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें देखी कि हाँ यार कैसे क्या है। तो अड़ोस पड़ोस का जो भी एरिया था वो सिकंदर ने यहाँ के नॉलेज ली कि यार कैसे क्या काम कर सकते हैं। और एक दिन आप देखिए, जिस दिन युद्ध होना था उस दिन झेलम नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी, बारिश हुई हुई थी यहाँ पे। तो बाढ़ के कारण सिकंदर ने कहा कि सिकंदर के जो चुने हुए सैनिक थे, क्या भाई, हाँ चुने हुए सैनिक 11,000 सैनिक, इनको लेके ये उत्तर की ओर बढ़ा, मतलब कि वापस ऊपर की ओर चला, उत्तर की ओर बढ़ा, मतलब कि ये वापस ऊपर की ओर चला कि यार चल ठीक है, हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसको हम देखना पड़ेगा। अब ये ऊपर की ओर बढ़ गया कि यार चलो ठीक है हम निकलते हैं। तो इसने कहा कि यार ठीक है, अगर मेरे को कुछ मिला तो मैं अटैक कर दूंगा, नहीं मिला तो नहीं करूंगा। तो ये जो इनका सैन्य बेस था, वहाँ पे जो सेना नायक था वो था क्रेटेरस। क्रेटेरस की को छोड़ गया, क्रेटेरस की अधीनता में कुछ सैनिक वहीं पे छोड़ गया है, ताकि पोरस के सामने जो इसने बनाया हुआ था अधीनता में कुछ सैनिक, ताकि उनको लगे कि ये यहीं पे हैं अभी। और सिकंदर जो है वो कुछ सैनिक लेके आगे की ओर बढ़ गया, उत्तर की ओर बढ़ गया कि चलो देखता हूँ मैं कि क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि यार क्या चीज़ बनती है क्या नहीं बनती। तो क्रेटेरस जो था, और इनको कहा गया कि यार ठीक है, आप हो अल्लाह करो, हंसी खुशी करो, ताकि उनको जो पोरस के सैनिक हैं या पोरस है उसको लगे कि यार नहीं, ये तो यहीं पे अभी मस्ती मार रहे हैं, अभी इनका लड़ाई करने का टाइम नहीं है। तो इसके बाद जो है ये उत्तर की ओर बढ़ गया। इसके बीच में भी जैसे कि सिकंदर क्या करता था कि जब भी कहीं पे युद्ध करने जाता था, तो वापसी जो वापस आने का जो रास्ता था वो उसको सिक्योर करता हुआ जाता था, ताकि अगर मान लो युद्ध में हार भी जाता है तो वापस भागते टाइम उसको कोई दिक्कत नहीं हो, और जीत जाता है तो वो आगे वाला तो उसका एरिया है ही, तो वहाँ पे किसी न किसी को नियुक्त कर देता था। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही कर रहा है कि क्रेटेरस को पहले पीछे छोड़ गया कि पोरस के सामने कि यार देखो आप ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह जाके सिकंदर को एक ऐसी जगह मिलती है कि जहाँ पे नदी का घुमाव है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी कम था और सामने एक टापू दिख रहा था। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके का उसको कुछ एरिया मिलता है कि यहाँ पे कोई टापू इसको मिल रहा था, दिख रहा था। तो इसने कहा कि ठीक है, हम यहीं से इसको झेलम को पार करेंगे, और उसने नदी पार करने का आदेश दे दिया। क्योंकि बारिश हो रही थी तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा था, सामने पोरस के सैनिक थे उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या है, और ये सामने हो हल्ला कर रहे थे
तो वो भी अपनी मस्ती में मस्त हो गए कि यार चलो ठीक है, ये तो यहीं पे बैठा है। तो ये जब सिकंदर जो है, यहाँ पे सिकंदर था, सिकंदर जो है वो इस को पार करके यहाँ पे आया, तब तक बारिश बुरिश भी बंद हो गई। और यहाँ पे इस टापू पे आने के बाद इसको पता लगा कि नहीं यार, नदी तो अभी और पार करनी है। ये इसने सोचा कि यही है, यहीं पे आगे हम इससे आगे बढ़ जाएंगे और युद्ध करेंगे। पर यहाँ पे आने के बाद इसको पता लगा कि यहाँ पे इसको थोड़ी सी नदी जो है वो और पार करनी है। और इतने में ही जो पोरस के जो जासूस थे उनको पता लग गया कि यार सिकंदर ऐसा कुछ कर रहा है। तो वो उसने फटाफट पोरस को सूचना दी, और पोरस ने क्या किया, पोरस ने अपने पुत्र को 2000 सैनिकों के साथ, मतलब 2000 कम नहीं होते, 2000 सैनिकों के साथ तथा 120 रथों के साथ यहाँ की ओर भेज दिया कि जा यार तू इसको रोक के आ। पुत्र जो था उसको कह भी जा तू रोक के आ। पर तब तक, जब तक ये इसका जो बेटा था पोरस का वो यहाँ पे पहुँचता, तब तक ये सिकंदर इसको पार कर चुका था और अपनी तैयारी कर चुका था कि यार ठीक है हम ऐसे लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे पहुँचने से पहले ही ये अपनी तैयारी कर चुका था। और पोरस का बेटा जब वहाँ पे पहुँचा तो उसको इतना टाइम नहीं मिला तैयारी करने का। तो इस जो पोरस का पुत्र था ये यहाँ पे शहीद हो गया, या इसकी यहाँ पे डेथ हो गई, यहाँ पे मर जाता है। जब ये मर जाता है तो ये सोचता है कि यार पोरस को अब लगता है कि नहीं यार मेरे को खुद को ही जाना पड़ेगा अब। तो उसने कहा कि ठीक है आप, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो था कि भी मैं जा रहा हूँ, और पर यहाँ पे सामने क्रेटेरस भी है इसके, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ सैनिकों को छोड़कर, ताकि क्या है कि क्रेटेरस जब अटैक करे तो आप उसको संभाल लेना, ठीक है। तो कुछ सैनिकों को छोड़कर इसके जो मुख्य शिविर था या यहाँ पे ये रुका हुआ था, पोरस खुद गया, स्वयं प्रस्थान किया। पोरस ने स्वयं प्रस्थान किया कि ठीक है मैं जाकर के उसको रोकता हूँ और मैं करता हूँ। पर तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और सिकंदर लड़ने के लिए, तो उसने और भी ज़्यादा अपनी रणनीति बना ली कि यार कैसे क्या काम करेगा। तो जब यहाँ पे हम पहुँचे तो पोरस की जो युद्ध व्यू रचना है वो आप देख लीजिए कि यहाँ पे पोरस की सेना है और यहाँ पे हम सिकंदर की सेना को देखते हैं, ठीक है। तो पोरस की सेना में सबसे आगे जो थे वो हाथियों की लाइन थी, ठीक है। उसके बाद जो थे वो पदाती सैनिक थे। तो यहाँ पे सैनिकों की लाइन थी, कुछ पहले सबसे पहले हाथी, उसके बाद पदाती मतलब कि पैदल सैनिक। उनके पीछे जो थे वो थे रथ, इनके पीछे जो थे वो रथ रखे हुए थे। और इन्हीं रथों के दोनों ओर जो थे, ये रथ हो गए, इन्हीं रथों के दोनों ओर जो थे वो अश्वारोही रखे हुए थे। इधर भी अश्वारोही और इधर भी अश्वारोही, मतलब कि घोड़ों वाले जो सैनिक थे वो इधर 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 रखे हुए थे। ये इसकी बहुत ही अच्छी युद्ध नीति थी। ये हमेशा जब भी लड़ाई करने जाता था पोरस, तो ये इसी तरीके से कुछ रखता था कि सबसे पहले हाथी, ताकि हाथियों से भीड़ लड़ मर के वो जो थे वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद जो सैनिक है वो अपना कौशल दिखाएं। उसके बाद रथ वाले जो धनुर्धारी हैं वो अपना धनुष चलाएं। और अश्वारोही जो इधर साइडों से आ रहे हैं उनको रोकने में कामयाब हों। इस तरीके से ये पोरस की जो थी ये व्यू रचना थी, हम इसको क्या बोलते हैं, व्यू रचना। इस तरीके से ये पोरस की व्यू रचना थी। अब ये जब तक ये सेटिंग करता तब तक सिकंदर देख चुका था कि यार ये कैसी सेटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे इसने देखा कि यार सेटिंग तो इसने बहुत सही की है, अब इससे जीतना नामुमकिन है। पर सिकंदर था, इसने भी अपना दिमाग लगाया और ये भी एक अश्वारोही के साथ, सिकंदर खुद अश्वारोही सैनिकों के साथ एक साइड में जाके खड़ा हो गया। और दूसरी साइड में जो यहाँ पे था, दूसरी साइड में इसने जो सेनापति था इसका कोनोस, उसको खड़ा कर दिया कुछ सैनिकों के साथ। और लगभग यहाँ पे जो था ये सेल्यूकस को खड़ा कर दिया बीच में कि ठीक है जब कोनोस अटैक करेगा और मैं करूँगा उसके बाद आपका अटैक करना पड़ेगा। तो अब
कॉनौस को कहा गया कि आपको इसके यहाँ पे जो ये अश्वारोही वाली एरिया है और जो इस साइड वाला जो लेफ़्ट साइड वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपको अटैक करना है। एकदम से ये हड़बड़ा जाएंगे, एकदम से अटैक करना है ताकि इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो अश्वारोही है ये ख़त्म होने लगेंगे, तो ये जो अश्वारोही है और ये जो पदाती सैनिक है, इनका ध्यान किधर हो जाएगा? सबका ध्यान इस साइड हो जाएगा। तो ये जो सिकंदर है ये यहाँ से वापस अटैक कर देगा, और जैसे ही ये इधर से अटैक करेगा तो ये हलचल मच जाएगी, यहाँ पे हलचल हो जाएगी। इनको कुछ समझ नहीं आएगा कि यार क्या सीन है क्या नहीं है। तो सेल्यूकस जो है वो अचानक से यहाँ से अटैक कर देगा। मतलब कि पोरस को जो है वो तीनों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी कि यार कैसे भी ये नहीं बचना चाहिए, जैसे भी हो उसको नहीं छोड़ना। तो पोरस ने जो भी किया, पोरस की भी बहुत अच्छी व्यूहरचना थी, पर इसको देखते हुए सिकंदर ने जो बनाई कि कौनौस सबसे पहले यहाँ से अटैक करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा कौनौस लेफ्ट साइड में। और जैसे ही ये लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पे ये खलबली मच जाएगी। तो ये अश्वारोही सैनिक और ये जो है पदाती सैनिक और जो है ये सारी चीज़ें रथकों का सबका ध्यान इस साइड होगा। तो ये सिकंदर जो है वो यहाँ से अटैक कर देगा, तो ये हड़बड़ा जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगा क्या होगा। तो इतने में ये जो सेल्यूकस है ये यहाँ से अटैक कर देगा। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें बनती है, और वास्तव में जैसा सिकंदर ने सोचा था वैसा ही होता है। तो पोरस की सैनिक जो हैं वो घबरा जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता है कि यार क्या चीज़ है क्या नहीं है। और जो हाथी हैं, कहते हैं जो हाथी हैं वो अपनी ही सेना को रोनते हुए बैक साइड में चले गए। रथ जो थे वहाँ पे कीचड़ बहुत था, इसलिए वहाँ पे धंस गए। और जो धनुषधारी थे जिनके पास धनुष था वो तीर सही से नहीं चला पाए। पदाती सैनिक भी कीचड़ में फंस गए, कुछ फंस गए, कुछ ऐसे करके जो हड़बड़ाहट हुई उसके कारण सिकंदर की यहाँ पे जो है विक्ट्री होती है। तो इस युद्ध में आप देखिए, सबसे पहले की बात करते हैं कि इस युद्ध में जो विजय होती है वो होती है सिकंदर की। सिकंदर जीत जाता है इस युद्ध में, कि ठीक है सिकंदर जीत गया है। और पोरस जो है वो लड़ने से पहले इसके भी घाव लगते हैं, इसके भी तलवारें तलवारें लगती है। तो ये बेहोश हो जाता है और इसको बेहोशी की अवस्था में ही, बेहोशी की हालत में ही इसको पकड़ के लाया जाता है। तो इसके बाद जो है कि सिकंदर बोलता है कि ठीक है, सिकंदर के सामने पेश किया जाता है जब इसको। तो सिकंदर बोलता है कि बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, यानी कि कैसा व्यवहार किया जाए तुम्हारे साथ। तो पोरस कहता है कि मेरे साथ जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा ही व्यवहार किया जाए। सिकंदर पोरस की जो वीरता थी, जो साहस था, जो बुद्धिमानी थी, उससे बहुत पहले ही प्रभावित हो चुका था, जो पहले ही उससे मंत्रमुग्ध हो चुका था उसकी बातों पे और उससे। तो इस बात से वो और हो गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमको अपने अधीन नहीं रखता, मैं आपको अपना मित्र बनाता हूँ, यानी कि मैं आपसे दोस्ती कर लेता हूँ। और इसने जो है कुछ पार्ट जो है इसके, सिकंदर ने अपने एरिया का कुछ पार्ट भी इसको, पोरस को दे दिया था। इसके बाद धीरे धीरे जो था ये पोरस, सिकंदर जो है, सॉरी, सिकंदर आगे बढ़ता हुआ पोरस के साथ काम करते हुए आगे बढ़ता हुआ ये पहुंचता है व्यास नदी पे। व्यास नदी की साइड पहुंचता है ये सिकंदर की भी, ठीक है। और व्यास नदी पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है जो होता है मगध साम्राज्य। और जिसका राजा जो होता है वो कौन होता है? जिसका राजा जो होता है वो होता है नंद वंश का राजा होता है। और इसको यहाँ पे पता चलता है कि यार ये तो बहुत सुख संपन्न साध्य समृद्धि, मतलब कि यहाँ की जो है ये तो बहुत ही गजब की बात है कि समृद्धि धन संपदा जो है बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत सारी धन संपदा हम लूट के ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये कहता है अपने सैनिकों को कि चलो व्यास नदी पे और अटैक करते हैं और इस साइड हम और जाते हैं। पर जो इसके सैनिक थे वो इतने थक चुके थे कि इंडिया आए हुए इसको काफ़ी टाइम हो गया था और वो अपने घर परिवार वालों से भी दूर थे सैनिक। और यहाँ पे जब ये देखता है कि यार पोरस ने इतना अच्छे से लड़ाई करी कि हमारी हालत ख़राब कर दी है, तो ये तो नंदवंश तो पोरस से बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ज़्यादा इसके सैनिक हैं, तो ये हमारी क्या हालत करेंगे। तो इस तरीके से जो सैनिक हैं वो मना कर देते हैं सिकंदर को। और सिकंदर कहता है कि ठीक है, भाषण देता है एक ओजस्वी के भी, जाग मोटिवेशनल भाषण देता है
सैनिकों की, यार आप ऐसा करो ये करो। फिर नहीं मानते हैं, पर फिर लास्ट में सिकंदर कहता है कि ठीक है आप नहीं जा रहे, ठीक है तो मैं अकेला जा रहा हूँ लड़ने, और अपने देश जाके आप कह देना कि हम सिकंदर को वहाँ पे छोड़ा है, अपने राजा को वहाँ दुश्मनों के बीच छोड़ा है। और इस तरीके से कह के मोटिवेशनल बातें करता है, तो भी सैनिकों पे कोई असर नहीं पड़ता। तो थक हार कर सिकंदर को यहाँ से वापस जाना पड़ता है, और मगध साम्राज्य जो है वो सेफ हो जाता है। इस पर कोई इसका अधिकार नहीं कर पाता, या ये बिल्कुल ही सेफ हो जाता है। और 323 बीसी में ये कहाँ पहुँचता है? बेबीलोन। और वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में ही। ये बेबीलोन पहुंचता है, 323 बीसी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ पे सिकंदर का, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ही ले कि सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आप देख लीजिए, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बेऊ केफला, ये इसका नाम था। और इसी घोड़े के नाम पे झेलम नदी के पास, झेलम नदी के तट पर इसने एक शहर बसाया था, और जिसका नाम था इस घोड़े के नाम पे ही बेऊ केफला। झेलम नदी के तट पर ही इसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था बेऊ केफला। और ये था जो था ये सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, जो इस युद्ध में जो पोरस के साथ लड़ाई होती है उस युद्ध में मारा जाता है। और उसकी याद में ये जो था ये इसको एक शहर बसाता है झेलम नदी के किनारे। तो ये सब था सिकंदर के बारे में आज के सेशन में। और आज का सेशन फिर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।